So good evening everyone. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, atoms and molecules, right? So see, before starting this chapter, or we can say in the first part of the chapter, we have some ancient theories related to atoms and molecules. Ancient का मतलब बहुत पहले इन द सेंस कि जब मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुआ था, उस समय भी लोगों के मन में एक सवाल आता था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, वट एवर इज अराउंड अस, पेड़ पौधे जानवर, स्टोन, एनीथिंग, वो किसी ना किसी चीज से मिलके ही बनी हुई होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिससे वो सब्सटेंस तैयार हुआ होगा। तो इंडिया में जो उस समय की फिलॉसफी थी, एक्चुअली हम उसे साइंस नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसे हम फिलॉसफी बोलते हैं, बिकॉज उस दौरान जो चीजें हुई थी, ठीक है, उनका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकअप नहीं है। जो उस समय के सेज हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कहते थे, और मतलब अपने एक्सपीरियंस, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे वो कहते थे कि ऐसा होगा, बट कोई प्रूफ नहीं होता था, कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होता था। दैट्स वाई उस पीरियड को हम साइंस नहीं कहते, उसका फिलॉसफी कहते हैं। तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, अराउंड 500 बीसी में, ठीक है, अभी जैसे 2020 चल रहा है, ठीक है। तो जब ये ईयरिंग, जो ईयर का नेमिंग है वो शुरू होता है, ठीक है, वो कब हुआ था? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज हम जो है वो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो उससे 500 इयर्स बिफोर, मतलब आज से लगभग 2500 इयर्स अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे बाय द नेम ऑफ महर्षि कन्नड़। उन्होंने ये कहा था कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जिसे हिंदी में या संस्कृत में पदार्थ कहा जाता था, तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, जब उसको हम ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक समय के बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता होगा, ठीक है। मींस वो इतना छोटा हो जाएगा कि इट विल बिकम अनब्रेकेबल, वो अनब्रेकेबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने परमाणु कहा, ठीक है। परमाणु, परमाणु बेसिकली जो परम और अणु वर्ड को कंबाइन करके बना हुआ है, मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उस समय के जो फिलोसफर्स थे, उनके भी दिमाग में ये बातें चलती थी कि हम अपने आसपास जो भी सब्सटेंस देख रहे हैं, जो भी मैटर देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, वो बहुत स्मॉल यूनिट, मतलब उसका एक बेसिक यूनिट होगा जिससे वो पूरा का पूरा सब्सटेंस बना हुआ है। तो उसको उस समय का जो लैंग्वेज था, संस्कृत और हिंदी मोस्टली यूज की जाती थी, उसमें उसे परमाणु कहा जाता था। एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे उसी टाइम में, जिनका नाम था पाकुड़ा कत्यायमना। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट प्रपोजल रखा। उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस बने हुए हैं, ठीक है, वॉट एवर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट अराउंड अस, जो भी मैटर हमारे आसपास है, ठीक है, वो पार्टिकल से बने, ये तो पता था, ठीक है, ये बात हो चुका था कि वो भी परमाणु से बने हुए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए। लेकिन इन्होंने उसमें क्या एडिशन दिया कि जो ये पार्टिकल्स, जैसे सपोज मान लो वी हैव अ सब्सटेंस ए, सपोज वी हैव वाटर एंड सपोज वी हैव एयर। तो हो सकता है कि ये वाटर जो होगा, ये दो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो कंबाइन करके वाटर का एक पार्टिकल बनाए होंगे, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, मैं इसको भी मॉडर्न साइंस से भी रिलेट करूंगा। उनका ये मानना था कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि दो टाइप के पार्टिकल्स कंबाइन होके एक दूसरा पार्टिकल बनाते हैं, जो कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला, अब इसको मैं मॉडर्न साइंस से रिलेट करता हूं, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता होगा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इट मीन्स दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। बट क्या वाटर का जो पार्टिकल है, क्या उसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस से? ध्यान देना, मैं कह रहा हूं किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल कंबाइन होकर एक नया पार्टिकल बना चुके हैं, जिसको हम वाटर का पार्टिकल कह रहे हैं।
तो यही बात बाकुड़ा कत्यायमा ने कहा था, ठीक है। उसी दौरान वर्ल्ड में और भी जगहों पे फिलॉसफी डेवलप कर रही थी। तो ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस नाम के दो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने भी सेम बात कही थी जो इंडिया में बात कही जा रही थी। सो बेसिकली उस दौरान के जो भी फिलोसफर्स थे उनका एक ही कंक्लूजन था कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी मैटर है, दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। वो स्मॉल पार्ट के बने हुए हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया था डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जहां पर ये बात हुई थी, ठीक है। जैसे ग्रीस में इसे एटम्स कहा गया। एक्चुअली एटम जो टर्म है वो आया था एटोमियो टर्म से। एटोमियो का मतलब होता है अनब्रेकेबल। तो तुम देख रहे हो बात वहीं पर आके पहुंच चुकी है, ठीक है। उन्होंने भी एटम नाम क्यों दिया? बिकॉज इट वाज अनब्रेकेबल। वो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था, दैट्स व्हाई उन्होंने इनका नाम एटम दे दिया, ठीक है। तो ये एंशिएंट थ्योरीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं सोचना है, ये उस समय के लोगों ने कहा था। अब हम आते हैं कि हमारी मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। जब साइंस हमारा डेवलप हो गया तब क्या सोचते हैं लोग, तब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। सो मॉडर्न थ्योरी में एटम्स के रिगार्डिंग, या हम बोल सकते हैं कि सब मैटर के कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सही बात बताई थी, वो दो साइंटिस्ट के रिसर्च को कंबाइन करके देखा गया था। इनमें ये जो दो साइंटिस्ट थे, देवर एंटोइने एल लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। कॉमनली दे आर कॉल्ड लेवॉइजर एंड प्राउस्ट। इनको हम इनके एंड नेम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेवॉइजर एंड प्राउस्ट कहते हैं। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली। अभी तक जो हुआ था, जो एंशिएंट फिलॉसफी थी, वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं था, ठीक है। किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बस उन्होंने अपनी बात बताई थी कि उन्हें ऐसा लगता है। बट अब जब साइंस डेवलप हुआ तो जाके साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। अब एक्सपेरिमेंट्स का क्या फायदा ना, सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट जो है, मैंने ये रिजल्ट, कोई रिजल्ट मैंने निकाला उससे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट करके बोला कि भाई व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जो 7 रंगों से बना हुआ है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्म करता है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनके सामने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली दिखा सकूं तो वो भी बिलीव कर लेंगे। सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो तुम भी बिलीव कर लोगे। तो यही है कि जो मॉडर्न साइंस है वो एक्सपेरिमेंट पे भी बिलीव करता है। तो लवॉइजर एंड प्राउस ने एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया था, ठीक है, कि मैटर को जब हम डिवाइड करते जाएंगे फर्दर, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ठीक है, अ टाइम विल कम जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो उस समय उसे क्या कहेंगे कि हमें क्या मिला, हमें एटम्स मिला है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, दो लॉज बनाए थे जो बेसिकली इस मैटर और एटम्स, ये जो मैटर और एटम्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको डील करता है। ये दो लॉज क्या थे? पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। दो बातें ध्यान में रखनी है कि दो लॉज थे। लॉज क्या क्या थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते थे। इन्हें हम कहते थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकली जब कोई भी पार्टिकल कंबाइन होता है तो कौन से ऐसे लॉज हैं जो उसको गवर्न करते हैं। तो दो लॉज गवर्न करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे किसने दिया था? लेवॉइजर एंड प्राउस नाम के साइंटिस्ट, या हम इसको अगर और डिटेल में तो इनको हम केमिस्ट बोलेंगे। केमिस्ट हम उन साइंटिस्ट को बोलते हैं जो केमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में इन दोनों लॉस को देखेंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए अपने साथ नोटबुक रखना, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, तुम सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऑलराइट, अगर किसी को भी कोई डाउट है यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, फाइन। और यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन यूजिंग चैट, किसी से भी तुम क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। सो हमारा पहला लॉ क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का ये मतलब होता है कि ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। ध्यान दो, कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है?
नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना वो बढ़ा ना वो घटा, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास ना बढ़ेगा ना मास घटेगा, ठीक है। किस चीज, हम कहां के मास की बात करें, ध्यान से समझना। सपोज मान लो दो सब्सटेंस है ए और बी, ए एंड बी आर टू सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइन होते हैं और बनाते हैं सी और डी। दो सब्सटेंस है ए और बी और वो केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सी और डी। अब ये ए और बी जो है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। और जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स है, और वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, सी और डी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ये ध्यान दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि अगर हम ए और बी के मास को ऐड कर दें, मतलब ए हमने कुछ ग्राम लिया होगा, बी हमने कुछ ग्राम लिया होगा, दोनों को ऐड करके हम कंबाइंड मास निकालते हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। ये क्या है, ये है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। उसी तरह से हम सी और डी जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसके मास को मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ठीक है। ये क्या होगा, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। अगर वॉइस क्रैक हो रही मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक बार मैं पढ़ा देता हूं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग Ma plus Mb, that is mass of reactant is equals to mass of product, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा इट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो इन योर नोटबुक राइट द थिंग विच आई हैव राइटेड ऑन दिस स्लाइड। मैंने इस स्लाइड पे जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, यूजिंग माई पेन, उसे पहले अपने कॉपी में लिखो, फिर हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, तुमने अगर कॉपी कर लिया तो मुझे चैट में बता देना, ठीक है। कंफर्म सभी बच्चे करेंगे कि मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी क्या करना, जो मैंने पेन से लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं कॉपी करना। हेडिंग दे देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैंने पेन से लिखा है बस उसी को कॉपी करना, बाकी चीजों को कॉपी नहीं करना। इट विल बी इन योर पीडीएफ नोट्स। हैज एवरीबॉडी कॉपीड इट?
सॉरी, देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम विद द वेबकैम। सो अब देखो, क्या हमने बात की, बहुत सिंपल सी बात की, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब भी दो या दो से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हो सकता है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है, जब इन सबको कंबाइन किया जाता है, दैट इज जब ये केमिकली कंबाइन होके नई चीजें बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो टोटल रिएक्टेंट का जो मास होता है, इट इज इक्वल्स टू जो टोटल प्रोडक्ट का मास होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट सबको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। देखो, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है हमारे पास, हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर जाता है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्या भैया हमारे पास, ये है हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो देखो भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या था, 100 ग्राम, और देखा गया जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम प्रोडक्ट के मास को ऐड करते हैं, 56 प्लस 44, तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट क्या था, 100 ग्राम, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो जस्ट कॉपी दिस, ये बॉक्स को कॉपी करो, और जो मैंने लिखा है उसे कॉपी करो, ओनली दिस पार्ट। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं करना, तो नीचे जो बॉक्स है, जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को कॉपी करो। Fine. So everybody has copied. Let's move forward. Yes, चिराग। सर कॉपी नहीं किया था इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ इस बॉक्स को कॉपी करना है, ठीक है, बॉक्स में जो है उसे कॉपी करना है, यस सर। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। All right. So let's move forward. So this is a question. I'm giving you 2 minutes to attempt this. Question मत कॉपी करने लगना, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी मत करना, बस इसे क्वेश्चन नंबर 1 करके सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना और उसे सॉल्व करना। क्वेश्चन पढ़ो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा इसे।
ऑलराइट, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate carbon dioxide in water। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म करा, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं CO2 लिख देता हूं, ये पता ही है सबको फॉर्मूला, और वाटर में H2O लिख देता हूं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्पेस है तो तुम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और पूरा वाटर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम है। तो दिस इज 5.3 ग्राम रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये क्या है, 6 ग्राम टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड। दिस इज 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कितना, 0.9 ग्राम है। अब पूछ रहा है कि शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भाई, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही कहता है ना। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। तो अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालें, तो देखो क्या आएगा, 5.3 प्लस 6। आई होप डेसिमल में सबको ऐड करना आता होगा। ठीक है, तो 6 और 5 हो गया 11.3 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये क्या आ रहा है, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। ठीक है, क्या हो गया देखो, 9 प्लस 4 ये हो गया 13, 8 टू 10 ये हो गया 11.3 ग्राम। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, 8.2 ऐसे लिख दिया, 2.2 ऐसे लिख दिया, 0.9 ऐसे लिख दिया। तो 9 प्लस 4 13, 8 9 10 11, 11.3 ग्राम। तो भाई जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, राइट। जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का भी वही मास है। तो ऑब्वियसली ना मास घटा ना मास बढ़ा। तो यस, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंफर्म, कॉपी फास्ट। हाँ जी चिराग, बताओ क्या डाउट है। सर लास्ट वाला स्टेप जो आपने ये बताया है, यस इट इज फॉलो, इट कौन सा, फॉलोज लॉ। ऑब्वियसली इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या, 11.3 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 11.3 ग्राम। तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो यस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ सर ये इक्वल होंगे तो होगा। ऑब्वियसली पहले मैंने यही पढ़ाया ना, पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया था, पिछले स्लाइड में हम यही देख रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ओके सर। फाइन, कॉपी हो गया, आगे बढ़े हम।
सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। ऑलराइट, this is question number 2. Solve it. I am giving you 2 minutes for this. Solve it. अगर किसी को वीडियो पॉज दिख रहा है तो प्लीज रिजॉइन करो। किसी ने आंसर निकाला? यस कृतिक, I'll be solving it. मैं इसे सॉल्व करूँ। एक सिंपल देखो, कॉन्सेप्ट क्या न्यूमेरिकल का, बहुत बेसिक सा, कुछ भी नहीं करना है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, उनके जो मास होंगे, टोटल मास जो होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। वेरी बेसिक सा क्वेश्चन। फर्स्ट आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन रिएक्टेंट क्या है, फिर आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट क्या है, और फिर रिएक्टेंट का टोटल मास निकालो और उसको इक्वेट कर दो प्रोडक्ट के टोटल मास से। जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हो जाएगा क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही देता है ना। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ये हमारा रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को फर्दर देखते हैं। When 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना भी 10 ग्राम है, is decomposed completely, then 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कितना है 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, बट हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम x मान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, x ग्राम्स हुआ है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। और दूसरा पूछा है which law of chemical combination will you use in solving the problem। तो वेरी क्लियर, हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे। ठीक है, आप देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है। तो रिएक्टेंट मैं लिख देता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अप्लाई करो भाई, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया 10 हो गया, प्रोडक्ट का टोटल मास क्या हो गया 5.6 प्लस x। ठीक है, रिएक्टेंट का टोटल मास क्या है 10 है, एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने, दो प्रोडक्ट है, तो उनका मास क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का 5.6 और कार्बन डाइऑक्साइड का x।
तो x की वैल्यू क्या है 5.6 को इधर भेज दो, तो 10 माइनस 5.6 ये आएगा 4.4। कैसे माइनस किया हमने 10.0 माइनस 5.6, तो कैरी लेंगे 10 माइनस 6 इज 4, ये आ गया 9, 9 माइनस 5 इज 4, so it is 4.4 ग्राम। इट इज क्लियर। एनी डाउट टू एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है? If you have any doubt or you want to raise any question, you can raise your hand, then we can discuss over this. ऑलराइट, सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़े हम। भाई चिराग पूछ रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे पता चलता है? वो तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कहा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। किस में ब्रेक हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है। ऑलराइट, तो लेट्स मूव अहेड। ये हो गया होगा, सभी ने कॉपी कर लिया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये, ठीक है। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है सी, सी इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है सी जो ए और बी दो सब्सटेंस से मिलके बनता है। ए और बी यहां पर केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और मुझे क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। ये बात आई समझ में? ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है सी जो कब बन रहा है? जब मैं उसमें ए और बी को जब मैं मिक्स करूंगा तब जाके सब्सटेंस सी बनेगा। ये चीज मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे सी सब्सटेंस बनाना है, तो मैं मुझे दो सब्सटेंस चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए प्लस बी गिव्स मी सी, ठीक है। बट बात क्या, ये ध्यान दो, बात ये है कि ए और बी को जब मैं एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाऊंगा तभी जाके मुझे सी मिलेगा, ठीक है। ए और बी को जब मैं एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाऊंगा तभी जाके मुझे सी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक आउट ऑफ द कोर्स एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज तुम्हें कोई डिश बनाना है, ठीक है, कोई डिश बनाना है तुम्हें, और उस डिश को बनाने के लिए तुम्हें तीन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। तीन चार चीजों को जब मिक्स करोगे तब जाके वो डिश बनेगा। तो वो जो चीजें होंगी, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनको मिला के वो डिश बन रहा है, उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, ठीक है। पर्टिकुलर रेशियो का क्या मतलब है कि अगर मान लो तीन चीजों को मिला के वो डिश बना, तो फर्स्ट सब्सटेंस कितना मिलाया जाएगा? बाय मास। सेकंड सब्सटेंस कितना मिलाया जाएगा? और थर्ड सब्सटेंस कितना मिलाया जाएगा? तब जाके वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर डिश बनने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर चाय बनाते हैं, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चाय बनाना है, ठीक है, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा फीका, ठीक है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या होगा कि उसका एक रेशियो होगा
कि इतना दूध में अगर हम इतना चीनी और इतना चाय पत्ती मिलाएंगे तभी जाके ये परफेक्ट चाय बनेगा। अगर हम दूध ज्यादा या कम लेते हैं, या चीनी ज्यादा या कम लेते हैं, या चाय पत्ती ज्यादा या कम लेते हैं, तो हमें वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, ओके, बिफोर दैट वी हैव 1 मिनट रिमेनिंग, सो यू हैव टू जॉइन द सेम सेशन अगेन। ठीक है, सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। 1 मिनट है, सेशन कभी भी एंड हो जाएगा ये वाला। सो आई वाज टेलिंग, मैं ये बात क्या बता रहा था कि यहाँ पे सी सब्सटेंस जो है वो ए और बी के कंबाइन होने से बना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए और बी का रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 10 ग्राम ए को 5 ग्राम बी के साथ मिलाया। फाइन, सो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड नाउ। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, सपोज मुझे ये सी सब्सटेंस बनाना है जो कि दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। अगर मैं ए को 10 ग्राम लेता हूं, बी को 5 ग्राम लेता हूं, जिससे मेरे पास 15 ग्राम सी बन जाता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन ये जो लॉ है वो क्या बोलता है कि सपोज मैं ए को डबल अमाउंट में लेता हूं। सपोज मैं ए को 10 के प्लेस में मैंने क्या लिया, 20 ग्राम लिया। ठीक है, तो मुझे बी को भी क्या करना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा, 10 ग्राम लेना पड़ेगा। इस केस में सी मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 ग्राम आ जाएगा। इन द सेंस कि ए का एक डेफिनेट अमाउंट बी के एक डेफिनेट अमाउंट से कंबाइन होके ही सी बनाने वाला है सर्टेन। अब एक केस देखो यहाँ पे। ठीक है, एक केस देखो, सपोज मेरे पास क्या था, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे थे, सी बना रहे थे। कंडीशन क्या है, ए का 10 ग्राम जब बी के 5 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है तभी जाके सी बन रहा है 15 ग्राम। अगर मान लो मेरे पास ए का 10 ग्राम है और बी का 6 ग्राम है, तो सी कितना बनेगा। इफ आई हैव ए 10 ग्राम एंड बी 6 ग्राम, then how much C will I get? Come on, give me the answer. मोस्टली बच्चे ये कह रहे हैं कि C हमें 16 ग्राम मिलेगा, which is wrong. क्यों wrong है भाई, क्योंकि 10 ग्राम A सिर्फ 5 ग्राम B के साथ ही कंबाइन करेगा। अगर B उससे ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। यही तो ये लॉ कह रहा है कि ये जो 6 ग्राम B है उसमें से सिर्फ 5 ग्राम B यूज हो पाएगा, 1 ग्राम विल बी एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है, सो अगर 10 ग्राम ए 6 ग्राम बी के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमें मिलेगा 15 ग्राम ऑफ सी प्लस 1 ग्राम एक्स्ट्रा बी बचा हुआ रह जाएगा। बी का सिर्फ 5 ग्राम यूज होगा, 1 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय मास टू गिव अनदर सब्सटेंस। अगर उससे ज्यादा या उससे कम है तो एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बच जाएगा। अगर मैंने बी यहाँ पे 6 ग्राम लिया तो 6 ग्राम बी यहाँ पर नहीं मिलने वाला, सिर्फ 5 ग्राम बी विल बी यूज्ड, बिकॉज इनिशियली मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 10 ग्राम ऑफ ए विल कंबाइन विद 5 ग्राम ऑफ बी तो गिव 15 ग्राम। दिस वाज अ फिक्स्ड रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो था। तो अगर मेरे पास 6 ग्राम बी है तो यूज उसमें से सिर्फ 5 ग्राम होने वाला है, 1 ग्राम ऑफ बी विल बी लेफ्ट, 1 ग्राम क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। आ रही बात समझ में, सभी को ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला है, कोई डाउट है किसी को। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है हाँ जी वंश बताओ। सर ए और बी जो होगी वो हमेशा 10 और 5 ही होगी। नहीं नहीं, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्या बताना चाह रहा हूं ये देखो। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हम ए के मास को बी के मास से कंपेयर करें तो ए का मास था 10 ग्राम, बी का मास था 5 ग्राम, तो ये हुआ 2/1। कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू एम ए इज 2 इंटू एम बी। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी जाके ये दोनों कंबाइन करके सी बनाएगा, और कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर बी हमारा 6 ग्राम है तो वी नीड 12 ग्राम ऑफ ए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग,
तभी जाके सी ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, नहीं तो बी उस केस में एक्स्ट्रा बच जाएगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि ये वाटर है, तो वाटर का एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, वाटर में एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि वाटर किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखा गया मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितना हाइड्रोजन का मास है और जितना ऑक्सीजन का मास है, जब उसको कंबाइन किया गया तो आता है 1:8 का रेशियो। जैसे यहां पर रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो आया, ठीक है। वैसे ही एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या किया गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 टू फॉर्म वाटर। 1:8 के रेशियो में कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी हम वाटर ले आए और उससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करें, सेपरेट किया जा सकता है यूजिंग केमिकल मेथड्स, ठीक है, केमिकल मेथड सेपरेशन हो सकता है। जब हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे ना, तो जितना हाइड्रोजन आएगा और जितना ऑक्सीजन आएगा उसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो 1:8 का रेशियो ही फॉलो करेगा। यही बोलता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इस फर्स्ट क्वेश्चन को। चिराग, वाटर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो मैंने बताया वो रियल में होता है 1:8 का रेशियो होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने बताया वाटर के केस में। वाटर के केस में ये 1:8 ही होता है। जो मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिया था वो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया था, तो मैं समझाने के लिए बस। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। सर हाँ जी, सर मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर परसों साइंस का पेपर है। प्लीज ये सब चीजें व्हाट्सएप पे बताया करो, कब क्लास ज्वाइन करोगे कब नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। सर मैं भूल जाता हूँ व्हाट्सएप पर सर। सर आप इधर ही कर लो सर प्लीज। कब आप क्लास ले सकते हो कब नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपके स्कूल के क्या सिलेबस आ रहा है, किस दिन पेपर है, कब नहीं है पेपर, ठीक है। ये सारी चीजें कीप इट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे रखा करो, 1-on-1 कन्वर्सेशन। यहाँ पे बाकी बच्चों का भी तो टाइम वेस्ट होता है उससे। कोई दूसरा बच्चा इंटरेस्टेड थोड़ी ना है ये जानने में। ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे रखा करो, यहाँ पे ओनली क्लास की बातें करो। जो पढ़ा रहा है उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे रखा करो, नहीं तो मैं तुम्हें अनम्यूट ही नहीं करूंगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with mass of hydrogen gas? ठीक है, सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है क्या? बस अटेम्प्ट करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट अटेम्प्ट करो। All right, so let's see how to solve this. Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8, मतलब mass of hydrogen और mass of oxygen का जो ratio है वो क्या है, 1:8 का ratio है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? तो अगर हाइड्रोजन गैस 3 ग्राम है, ये 3 है, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। वेरी इजी,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मास ऑफ ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 3 24. सो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 24 grams. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया ये? All right, question number 2. Try question number 2. क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट था? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लेना एक बार. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है? 1:8 के रेशियो में. ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 1:8 है. तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, फर्दर ये क्या है? व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. हमें क्या निकालना? व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और मास ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या आ रहा है? 24 ग्राम्स आ रहा है. सेकंड का आंसर बताओ भाई, किसी ने अटेम्प्ट किया? सेकंड का आंसर बताओ, किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया सेकंड? चलो सेकंड देखते हैं. सेकंड में क्या कह रहा है? व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन बर्न का मतलब ये मिक्स हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. कितना? 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो क्या बन रहा है? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब ये पूछा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम. अब नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये कार्बन 3 ग्राम ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 50 ग्राम है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? समझ में आया क्या है? क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब देखो यहाँ पे हमने देखा इनिशियली कि 3 ग्राम कार्बन जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो क्या मिल रहा है? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. अब कार्बन उतना ही है, ऑक्सीजन को हम बढ़ा दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म करेगा. तो आंसर क्या होगा? किसी ने आंसर निकाला इसका? अभी ऐसा मैंने पीछे डिस्कस किया था पॉइंट, आई होप तुम उस बता पाओगे. देखो भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर जैसे यहाँ पे दिया हो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:8 का रेशियो है. ठीक है, तो अगर कार्बन को हमने उसी रेशियो पे मेंटेन रखा है तो ऑक्सीजन भी उतना ही उसमें यूज अप होगा. तो अगर हमारे पास 50 ग्राम ऑक्सीजन है
तो जो रिक्वायरमेंट होगा वो 8 ग्राम ऑक्सीजन का ही होगा, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन तो उतना ही है। तो 3 ग्राम कार्बन अभी भी सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा। 42 ग्राम ऑक्सीजन यहां पर बच जाएगा, ठीक है। मतलब 42 ग्राम ऑक्सीजन will remain अनकंबाइंड। ये 42 ग्राम जो होगा ये कंबाइंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ही कंबाइन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है। बात आई समझ में सभी को? कोई डाउट है यहां पर? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां पे? तो हम एक बार लॉ को दोबारा रिवाइज कर लेते। लॉ क्या था हमारा? लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मतलब उनके मास का जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? यस वृद्धि, प्लीज टेल व्हाट इज योर डाउट। सर वो लास्ट में जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जो 30 और वो हमने लास्ट वाला सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पे ये बताया कि इनिशियली में ये दिया हुआ था कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो इक्वल है। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 3 + 8 11, मास ऑफ प्रोडक्ट भी 11 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ा के 50 ग्राम कर देते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो भाई देखो, ऑक्सीजन को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑक्सीजन को बढ़ाते वक्त अगर हमने कार्बन को भी बढ़ाया होता तब जाके कोई फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें शुरू में ही बता दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन को सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर ऑक्सीजन तुम 8 से ज्यादा भी उसको प्रोवाइड करती हो तो वो ऑक्सीजन अनयूज्ड रहेगा, उसका वो इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो उसका रेशियो है, उस रेशियो को ही बस यूज करेगा वो। तो अगर ये था इनिशियली कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इन ऑल केसेस, हर जगह कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 का ही रहेगा, ठीक है। कार्बन अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन हमेशा 8 ग्राम यूज होगा। अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो बच जाएगा, वो एक तरह से अनकंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो इवन जब हमने ऑक्सीजन को 50 ग्राम कर दिया तो स्टिल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो 11 ग्राम ही होगा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो पाएगा। बाकी जो 42 ग्राम था, देखो 50 ग्राम में से 8 ग्राम यूज हो चुका है तो बचा क्या? 42 ग्राम। ये 42 ग्राम जो है वो अनकंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करने वाला है। इज इट क्लियर? तो समझ आ गया। ऑलराइट। चिराग तुम बताओ क्या डाउट है तुम्हारा? सर अभी आपने बताया कि इसके अंदर 42 ग्राम ऑक्सीजन रिमेन रहेगा। हाँ। तो आपने लास्ट वाला जो आपने बताया था एग्जांपल लेकर, उसके अंदर कौन सा रिमेन बताया था, या 15 ग्राम्स जो था वो एक्चुअल बताया था जो आएगा? नहीं, लास्ट का अगर तुमने कॉपी कर लिया तो मैं बताता हूँ। लास्ट में मैंने ये चीज तुम्हें, देखो लास्ट स्लाइड में यही बात समझाई थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल है, इनिशियली मैंने बताया था कि अगर 10 ग्राम ए 5 ग्राम बी के साथ कंबाइन हो रहा है तो 15 ग्राम हमें सी मिल रहा है। तो मतलब 10 ग्राम ऑफ ए विल ओनली कंबाइन विद 5 ग्राम ऑफ बी।
अगर B का मास हमें 5 ग्राम से ज्यादा दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 10 + 6 16 हो जाएगा. नो, इट वाज रॉन्ग. अभी भी 10 ग्राम ऑफ A 5 ग्राम ऑफ B के साथ ही कंबाइन करेगा. बाकी 1 ग्राम B जो है इट विल रिमेन, वो एक तरह से अनकंबाइंड फॉर्म में रह जाएगा. आई बात समझ में? यस सर, लेकिन सर आपने अभी इस वाले में हमको लिखना है बाद में कि 1 ग्राम ऑफ जो दे रखा है वो रिमेन हो जाए, रह जाएगा. मुझसे वो पूछा थोड़ी ना गया. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है. व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तुमसे बस ये चीज पूछा गया था. ये थोड़ी ना पूछा गया था कि कितना बच गया, क्या रह गया, क्या कंबाइन नहीं हुआ. तो क्वेश्चन में उतना ही पूछा जाएगा. तुम्हें इसको पूरा डिस्क्राइब करके इससे नहीं लिखना है इसके ऊपर. जो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है. आई बात समझ में? यस सर. कॉपी कर लिया सभी ने ये? Okay, so this was the last topic for today's class. Today's class comes to an end with this. In the next class, we will continue this chapter further. So if you have copied, you can leave the session. Thank you, sir.